नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम रीड लेवल सेकंड के लिए इंग्लिश का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए, जब हम सेकंड लैंग्वेज को किसी भी एरिया में टीच करते हैं, किसी भी एरिया में पढ़ाते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाते हुए। तो जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं चैलेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारी। ओके, इन कंट्री लाइक इंडिया, क्लासेस ऑफ मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स आर फीचर ऑफ एवरी स्मॉल टाउन और विलेज। देखो, इंडिया जैसा, भारत जैसा जो देश है, उसमें हर छोटे से छोटे कस्बे में और छोटे से छोटे गांव में क्या है, डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स मिलते हैं। मतलब उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है, उनका सीखने का स्टैंडर्ड अलग अलग है, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है। मतलब कि उनकी जो मातृभाषा है वो अलग अलग है। जैसी घर पे लैंग्वेज बोली जाती है, वैसा ही वो टच दे के सेकेंड लैंग्वेज को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन मोस्ट ऑफ द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस इज डन इन वर्निकुलर लैंग्वेज। तो भारत के ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं, ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो सेकेंड लैंग्वेज है वो कैसे पढ़ाई जाती है, सेकेंड लैंग्वेज मातृभाषा के में ट्रांसलेशन करके पढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पंजाब में, इंग्लिश पंजाबी में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप किसी भी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको भी उनकी मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। सो देर आर मैनी चैलेंजेस इन लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इसलिए इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखने के लिए या सिखाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस है कौन कौन से? फर्स्ट है डिस्टर्ब एनवायरमेंट ऑफ द क्लास। डिस्टर्ब एनवायरमेंट ऑफ द क्लास मतलब सेकेंड लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश सीखने के लिए क्लास का जो माहौल है, एनवायरमेंट है, बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लास का एनवायरमेंट डिस्टर्ब है तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। एनवायरमेंट मैटर मोस्ट इन लर्निंग एंड टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा रहे हैं किसी को, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है एनवायरमेंट की। मोस्टली द टीचर्स फेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादातर टीचर्स क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को फेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हुए। अ पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास के अंदर। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जो आपका एनवायरनमेंट है वो बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। टीचर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि जो वो सिखा रहा है तो स्टूडेंट्स तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बड़ा कंफर्टेबली वो उस लैंग्वेज को सिखा सके, ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो ही नहीं बन पाता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है वो है लिमिटेड टीचिंग रिसोर्सेज। लिमिटेड टीचिंग रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए रिसोर्सेज होना जरूरी है। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं तो रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, जो संसाधन आपके पास है उन पे डिपेंड करते हैं। नॉट ओनली द इंग्लिश टीचिंग एनीथिंग मोस्टली डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज। मोस्टली द टीचर्स फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। The resources which are essential for delivering lectures of the English language to students for effective learning are not provided to them. अब देखिए, एक टीचर को इफेक्टिवली लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, लेक्चर देने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। एग्जांपल से बताऊंगा आपको। द रिसोर्सेज इंक्लूड स्पीकर्स, माइक, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर काइंड्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। तो आजकल का जो टाइम है, क्लासरूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक टीचर लेक्चर दे रहा है तो पीछे जो स्टूडेंट है उसके तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए माइक्स, स्पीकर्स, ठीक है, इस तरीके का प्रोजेक्टर्स पे भी कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी होना चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। एक अकेला टीचर क्लास में बैठकर बोलकर, ठीक है, बोर्ड पर लिखवाकर सिर्फ बच्चे के अंदर सारी की सारी स्किल डेवलप नहीं कर सकता है। इसलिए सारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो लिमिटेड टीचिंग रिसोर्सेज है, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम इफेक्टिवली नहीं टीच कर पा रहे हैं।
थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, मतलब ओवर क्राउडेड क्लासरूम। तो बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर का रेशियो कम है, टीचर का रेशियो स्टूडेंट से कम है, तो क्या होगा, इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाएगा। A large number of students in the classroom produce a lot of disturbance and stress for the teacher, because teaching a large number of students, the teachers have to do more effort and hard work. अब देखिए कि अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लासरूम में, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, टीचर को के मन में स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं रह पाती, और टीचर को पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। मतलब ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो भी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, हम सोचते हैं कि क्लास के अंदर सभी को बिठाकर एक ही टीचर से लेक्चर करवा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पैरेलल, मतलब सेम टाइम पे दो टीचर प्रोवाइड करके कुछ स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को दूसरा, एक रेशियो में 20-25 बच्चों की क्लास में एक टीचर प्रोवाइड करवाया गया है। 25 है तो भी एक टीचर पढ़ा रहा है, 50 है तो भी पढ़ा रहा है। तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करना, उनकी स्किल को चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रॉन्ग सिलेबस टू बी टीच। तो पढ़ाने के लिए रॉन्ग सिलेबस टू टीच, ठीक है, पढ़ाने के लिए हमें जो सिलेबस है वो भी रॉन्ग मिलता है। कैसे, द सिलेबस इज अ काइंड ऑफ कंटेंट दैट द टीचर फॉलो व्हाट टू टीच टू द स्टूडेंट। सिलेबस क्या होता है, वो कंटेंट है जो टीचर फॉलो करता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। द सिलेबस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर। देखो, सिलेबस की बहुत बड़ी भूमिका होती है इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए, लेकिन हमारा जो सिलेबस है ना, वो इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से कि वो स्किल्स को डेवलप नहीं करता। एक स्टूडेंट, आप विद एग्जांपल देख सकते हो, एक स्टूडेंट 12th क्लास पास कर जाता है, 10th क्लास पास कर जाता है, तो उसके पास सर्टिफिकेट होता है कि इसने इंग्लिश सीखी हुई है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपरली बोलनी नहीं आती और प्रॉपरली लिखनी नहीं आती सही ढंग से, उनकी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो सिलेबस को इस तरीके से बनाया गया है कि पढ़ो, एग्ज़ाम दो और पास हो जाओ। तो वो जो सर्टिफिकेट है उसको मिला है कि इसने 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश किया है, तो वो सिलेबस कुछ ना कुछ अचीव करके आया है, लेकिन उस सिलेबस में जो कुछ कवर अप किया है उसने, उसकी कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। तो स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं फोकस करते कि बच्चे के अंदर सिलेबस ऐसा नहीं कि चारों की चारों स्किल डेवलप हो। हम सिर्फ एक स्किल डेवलप करते हैं, सॉरी, दो स्किल डेवलप करते हैं, राइटिंग एंड रीडिंग। बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया, थोड़ा बहुत लिखना आ गया। तो ये जो सिस्टम है सिलेबस का, वो भी गलत है। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, अब ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा चैलेंज। अब देखिए, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बिलिंगुअल है। कैसे कि आपको इंग्लिश में जो कुछ लिखा है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं मैं समझा रहा। तो ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए है कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेथड सही नहीं है, ये मेथड गलत है। बाइलिंगुअल मेथड इज अडॉप्टेड इन लैंग्वेज क्लासेस। कोई भी लैंग्वेज क्लास अगर पढ़ाई जाती है तो उसमें क्या है, बिलिंगुअल मेथड यूज किया जाता है, मतलब ट्रांसलेशन की जाती है। दिस मेथड हेल्प्स ओनली टू स्लो लर्नर टू सम एक्सटेंट। ये जो मेथड है, ये स्लो लर्नर जो हैं, ठीक है, उनकी कुछ हद तक हेल्प करता है ये मेथड। मोर ओवर, दिस एक्ट रिड्यूस द रियल लर्निंग प्रोसेस एज अ होल। तो पूरी लर्निंग प्रोसेस सही ढंग से नहीं हो पाती है। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, ही और शी आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, इट रिड्यूसेस देयर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर उस स्टूडेंट को हिंदी में, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, तो वो कहता है कि सर हम मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन बताइए हिंदी। तो इससे उसकी इंग्लिश सीखने की जो पावर है वो कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी है जो इंग्लिश सीखने की वो कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिलिंगुअल मेथड। इससे क्या होता है कि टीचर जो है
वो इंग्लिश करवा रहा है लेकिन स्टूडेंट क्या कहता है कि मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। जब वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है तो उसकी इंग्लिश सीखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने आप में एक चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चैलेंज है हमारा, ठीक है, वो है लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। तो हमारे पास इतने ट्रेन टीचर भी अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर इन रूरल एरिया हैज बिकम रियलिटी। Teaching is continuous process and teachers in rural areas are often debarred from attending workshop and seminar to acquaint themselves with new ways and methods। देखो, जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं या पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन एरियाज में जो ट्रेन टीचर है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये कभी नहीं रुकती। अगर टीचर सिखा रहा है तो उसको भी साथ के साथ कुछ सीखना पड़ता है, फिर आगे वो सीखना पड़ता है। तो जो रूरल एरियाज के टीचर हैं वो अपने आप को वर्कशॉप में अटेंड नहीं करते हैं, मतलब अपने आप को नहीं लेके जाते, उनसे वंचित रहते हैं। सेमिनार्स जो हो रही हैं कि नया क्या, नए तरीके क्या खोजे जा रहे हैं, नई क्या डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन के फील्ड में, लैंग्वेज को सिखाने के लिए नए मेथड्स टेक्निक्स क्या अपनाई जा सकती है, तो उनसे दूर रहते हैं। तो जो वो पुराना मेथड है उसी से चलते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर। नेक्स्ट है द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर ग्रामीण है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। The rural population of India, which depends on agriculture and limited income, end up sending their children to government schools where English is not taught as a skill but as a subject। तो देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोग हैं वो खेती पर निर्भर है, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उनको एक बहुत ही हाई फाई स्कूल में पढ़ा सकें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती हो, जिनकी फीस बहुत ज़्यादा हो। वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी अच्छी नहीं होती, बहुत बढ़िया करवाते हैं। आजकल का जो गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत ही बेस्ट टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, बहुत बढ़िया करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो इंग्लिश है वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, ना कि एज अ स्किल। आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो तो वहाँ एज ए स्किल इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मतलब उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको बोलना, व्यवहार करना, लिसनिंग, स्पीकिंग, कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। लेकिन जो गांव के स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं किसी में भी, वहाँ एक एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ एज अ स्किल इसको नहीं सिखाया जाता। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओवर इम्फेसिस ऑन ग्रामर, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या है, हम ग्रामर पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है, कि बच्चों को ग्रामर सिखाओ और उसके बाद अपने आप इंग्लिश आ जाएगी, सिर्फ ग्रामर पर जोर दिया जाता है, टेंस करवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज यूज्ड बाय टीचर टू टीच यंग चिल्ड्रन where the teacher explain every word to student in native language to make him or her understand and learn English। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो हर चीज उनकी मातृभाषा में, ग्रामर को भी मातृभाषा में एक्सप्लेन करता है। However, this method faces major disadvantage। Student get only limited benefit through this approach। मतलब ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, इससे बच्चे को लिमिटेड ग्रामर के कुछ टॉपिक आते हैं, कुछ सेंटेंस बना पाता है, ठीक है, तो उससे उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अनफॉर्चुनेटली दे दिस इज स्टिल यूज इन मैनी रूरल स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे स्कूल हैं जहां पर इसको यूज किया जाता है। अब देखिए क्या है कि हम बच्चे को ग्रामर सिखाते हैं, हम टेंस करवा देते हैं कि ये टेंस कर लीजिए, उसमें बच्चे को कुछ जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उनको ट्रांसलेशन करना आ जाता है, लेकिन उस उनके अंदर जो राइटिंग की स्किल है, जो स्पीकिंग की स्किल है, वो डेवलप नहीं हो पाती। हम सिर्फ उनको ग्रामर करवा देते हैं, तो ये उनके अंदर कोई स्किल नहीं डेवलप कर पाती। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस मेथड को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो ग्रामर है वो सिर्फ एरर को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है कि हम जब बोल रहे हैं तो हमसे गलतियां कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है मदर टंग रीजनल लैंग्वेज। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मातृभाषा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। द लर्नर एज वेल एज द टीचर स्पीक इंग्लिश विद रीजनल लैंग्वेज हैबिट्स।
यहाँ तक कि स्टूडेंट भी और टीचर भी अपनी मातृभाषा की जो हैबिट बनी हुई है वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज को वैसे ही इंग्लिश बोलता है. इवन ड्यूरिंग द क्लास इंग्लिश पीरियड, most teachers teach English without giving the student proper practice in speech because they are not properly equipped enough to practice it. मतलब यहाँ तक कि जो टीचर हैं वो क्लास इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हुए खुद भी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, खुद भी पूरी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो खुद उनको इन चीज़ों से वो इक्विप नहीं है, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है. तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैलेंज, टेक्स्ट ओरिएंटेड टीचिंग. तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिख के पढ़ना, इस पर आधारित हमारी टीचिंग है कि लिखा हुआ है उसको पढ़ो और होगी टीचिंग. The teaching of English in India has been text oriented since the beginning because British government policy was to create class of Indians who would act as a buffer between the British and Indians. मतलब जब से ब्रिटिश रूल है तब से क्या है, टेक्स्ट ओरिएंटेड टीचिंग. अंग्रेज जब भारत में अंग्रेजी लेके आए हैं, इंग्लिश लेके आए हैं, तब से ये पॉलिसी थी उनकी कि इनको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखा दो ताकि एक हेल्पर के रूप में सस्ते कर्मचारी हमें मिल सके. तो तब से यही सिस्टम चलता आ रहा है कि टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, वही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और लिखवाया जाता है. देयरफॉर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश वाज नीडेड फॉर अ क्लास ऑफ इंडियंस. तो उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्री नॉलेज प्रोवाइड की इंग्लिश की, ठीक है, सिर्फ बेसिक नॉलेज इंडियंस को प्रोवाइड करवाई कि इनको लिखना और पढ़ना आ जाए, उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं की. तो आज भी वो सिस्टम चलता आ रहा है, वो टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट आज स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर का टेस्ट ले लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अपने एग्ज़ाम दे के आते हैं. सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है हमारा, जबकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है, उसकी लिसनिंग कैसी है, उसकी स्पीकिंग कैसी है, तो ये चीज़ें भी तो हों तभी स्किल डेवलप होगी. तो बहुत बड़ी हमारे सामने ये चुनौती है, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने. नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन. While teaching English in class, correct spelling and pronunciation of a word is big challenge for a teacher. Many words are not often pronounced the way they are written. देखो, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, किसी भी शब्द का उच्चारण और उसका लिखने की स्पेलिंग जो है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं लिखे जैसे लिखे जाते हैं वैसे नहीं बोले जाते. तो लर्नर को, एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि ये लिखा है, ये हुआ है, लेकिन इसको बोला ऐसे क्यों जा रहा है. तो इन चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए एक टीचर को. जैसे नाइट, KNIGHT, या नाइफ, के साइलेंट है दोनों में. तो छोटा बच्चा लगभग उसको क्या करता है, नाइफ को कनाइफ पढ़ता है, कनाइट पढ़ता है, तो उसको जब तक ये साइलेंट लेटर्स का सही प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता होगा तब तक वो उस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा. तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है. लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है उसकी कमी होना, हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है. दिस टाइप ऑफ चैलेंज इज प्राइमली फेस्ड बाय स्कूल इन बैकवर्ड एरियाज और विलेजेस वेयर प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड कोर्स रिलेटेड बुक्स आर नॉट अवेलेबल. ये जो समस्या है, ये बैकवर्ड एरियाज के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही कोर्स रिलेटेड बुक्स अवेलेबल हो पाती हैं. जो उनके पास पहले से अवेलेबल हैं या कुछ बुक्स जो रिकमेंड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, या जो सिलेबस में सिर्फ वही बुक्स मिल पाती हैं, इससे एक्स्ट्रा कोई बुक अच्छी स्किल डेवलप के लिए नहीं मिल पाती है. तो ये भी समस्या है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, लो स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स. कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पढ़ाई तो जाती हैं लेकिन उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है. To learn English language effectively, the standard of book should be high, in which there are correct vocabulary, correct sentence patterns, and grammar. But most of the textbooks are available are low standard. It is a big challenge in the learning process of the learner. अब देखो, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. एक तो करेक्ट वोकेबलरी हो उसकी, करेक्ट सेंटेंस पैटर्न हो. लेकिन होता क्या है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है,
और एक अच्छे स्तर की बुक नहीं, ऑथेंटिक बुक नहीं होती, तो ये उन एरियाज में मिल नहीं पाती बुक्स कि ऑथेंटिक वोकेबलरी क्या है, ऑथेंटिक ग्रामर का रूल क्या है, ऑथेंटिक पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी अपने आप में चैलेंज है। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन एवेल्युएशन। ये चीज़ मैं पहले डिस्कस चुका हूँ कि जो हमारा एवेल्युएशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी कमियां है। मूल्यांकन जब किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, बहुत बड़ी कमी उसमें। द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज नॉलेज बेस्ड नॉट स्किल बेस्ड। कि आज का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ नॉलेज देखी जाती है कि इसको कितना याद है, कितना आता है, ठीक है। तो the marks scored by a student in English do not indicate his or her level of achievement in four skills। मतलब एक बच्चे के इंग्लिश में 100 मार्क्स आ गए हैं, 99 मार्क्स आ गए हैं, 91 प्लस मार्क्स आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में पूरी तरह से स्किल्ड है, उसकी अचीवमेंट को नहीं बताता है, ठीक है, कि उसकी फोर स्किल्स डेवलप है, क्योंकि उसने एक रिटन एग्जाम दिया। हो सकता है उसने सारा का सारा रट रखा हो और वहां पर लिखा है, तो ये भी तो हो सकता है, रट के लिखने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी हमारा जो एवेल्यूएशन सिस्टम है ये भी गलत है। इसमें एक प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, एक पर्सनल एडवाइस, अभी इस तरीके से बच्चे की स्किल चेक की जा सके। तो ये थी कुछ कमियां। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ वेज सजेस्ट करेंगे कि कुछ वेज हैं कैसे ये कमियां दूर हो सकती हैं। द वेज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों का सामना करने के कुछ तरीके। एजुकेशनल कंपटीशन इन द क्लासरूम, सबसे पहले तो एजुकेशनल कंपटीशन होने चाहिए, बच्चे की स्किल्स को लेकर कंपटीशन होने चाहिए। सेकंड, यूजिंग मल्टीमीडिया ड्यूरिंग द क्लासरूम इन दियर लेक्चर। टीचर जब लेक्चर दे रहा है तो उसको जितने भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं, प्रोजेक्टर पे या कोई सीन उनको दिखाना है, इंग्लिश न्यूज़ चलानी है, कोई कमेंट्री चलानी है जिससे बच्चे को सुनकर समझ आ सके, तो मल्टीमीडिया का यूज़ करना। डिज़ाइनिंग गुड सिलेबस, तीसरा है कि एक अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया जाए जिससे बच्चे की चारों स्किल डेवलप हो। कन्वर्सेशन सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो एक टाइम, कुछ टाइम मिलना चाहिए क्लास के बाद, या एक एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए जिनमें बच्चे और टीचर्स के बीच कन्वर्सेशन सेक्शन हो, दोनों के बीच सेशन हो ऐसा कि दोनों एक दूसरे से बात कर सके। टीचिंग थ्रू गेम्स, क्योंकि गेम्स से क्या है, बच्चे को बहुत सारी उसकी वोकैब डेवलप हो जाती है। कोई पेज पर लिखकर वर्ड्स बनाने वाली गेम, बोलने वाली, पजल्स वाली, ठीक है, इस तरीके की जो गेम्स है उससे उसकी वोकैब अच्छी क्रिएट होती है। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। अरेंज मोटिवेशनल सेशन फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन क्लासेस को अरेंज करके हम उसके अंदर ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, कि वो बोल भी सके, लिख भी सके।